Hello everyone, this is Abhishek Singh or today we are going to start our new chapter, new topic that is chemical reactions and chemical equations. देखा जाए तो ये क्लास टेंथ का काफी ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस, क्योंकि ये एक तरह से कह सकते हैं जिसमें आपको कोई भी रिएक्शंस जब हम लिखते हैं तो उसको बैलेंसिंग करना ये बड़ा ही महत्वपूर्ण रहता है, उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रखता है उसके लिए। तो इस चैप्टर में खास करके केमिकल रिएक्शंस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखेंगे, साथ ही साथ इक्वेशंस जो होते हैं उसको हम लोग और किस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से बैलेंस करते हैं उस केमिकल रिएक्शंस को, वो सारा चीज हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है ये चैप्टर आपके लिए। ठीक, तो जैसे ही केमिकल रिएक्शंस मन में दिमाग में आता है, ध्यान में जैसे ही आप सुनते होंगे केमिकल रिएक्शंस, तो दिमाग में वैसा आता होगा कि दो केमिकल्स आपस में आकर के जुड़ रहे हैं, दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक रिएक्शंस हो रहे हैं, एक प्रोसेस हो रहा है जिसमें कि एक नए कंपाउंड, एक नए केमिकल्स बन रहे हैं। जनरली दिमाग में ये आता है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। होता भी यही है। केमिकल रिएक्शंस क्या है, एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है नए प्रॉपर्टी के साथ। बात समझ में आया? किस चीज का फॉर्मेशन होता है, नए कंपाउंड्स का या फिर नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है नए प्रॉपर्टीज के साथ। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। कई सारे फिर उसमें टाइप्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स भी कई सारे चीज उसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस क्या बोले हम कि प्रोसेस है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस चैप्टर का नाम क्या हम लोग देख रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। ठीक, बात समझ में आया? तो इसमें बेसिकली हम क्या बोले कि केमिकल रिएक्शन क्या है। सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है नए प्रॉपर्टीज के साथ। बात समझ में आ रहा है? जैसे क्या बोलेंगे हम लोग, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस, केमिकल रिएक्शंस are the process in which new substance formed with new properties। ठीक है, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है नए प्रॉपर्टीज के साथ। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, और ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के दौरान एक एलिमेंट का जो एटम होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। ये चीज बात आपको ध्यान में रखना, मुख्य मुख्य बात हम आपको बताते चल रहे हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम का अरेंजमेंट बदलता है। ठीक है, ये वाला एटम पहले इसके साथ था, फिर बाद में केमिकल रिएक्शन के बाद वो वाला एटम किसी और के साथ देखने को आपको मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो मान लेते हैं वो एटम सिल्वर का एटम है और वो कन्वर्ट हो जाए गोल्ड के एटम में, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एजी कन्वर्ट हो जाए एयू में या एयू कन्वर्ट हो जाए एफी में, दिस इज नॉट पॉसिबल। अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है वो हो सकता है और वही होता है केमिकल रिएक्शंस में। क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शंस। तो ये भी पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, बात समझ में आया? क्या हम बोले, रिएक्शंस ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ऐसा भी कह सकते हैं, या रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ही रहने देते हैं, इज टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस। बात समझ में आया? क्या होगा आपका, रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का, ठीक है, किसमें, केमिकल रिएक्शंस में। क्लियर है ये चीज, बात समझ में आया? अब जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, उसमें दो चीज होता है, एक को कहते हैं रिएक्टेंट और एक पार्ट को कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, क्या कहते हैं, एक को कहते हैं रिएक्टेंट,
रिएक्टेंट और एक पार्ट को कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ना उसको रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, जो रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, और आफ्टर रिएक्शन जो अपने को नया सब्सटेंस मिलता है नए प्रॉपर्टी के साथ उसको प्रोडक्ट कहा जाता है। बात समझ में आया? उसको क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट। जैसे कि कोई ए है और बी के साथ वो रिएक्ट कर रहा है और आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस सी। बात समझ में आ रहा है? so A and B are the reactant of this reaction and C is the product of this reaction। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? एकदम बेसिक बेसिक आसान सा चीज है, बड़ा ही। ठीक है, रिएक्शन हो रहा है ए और बी के बीच में तो उसको रिएक्टेंट कहेंगे। ठीक, और जो बन रहा है नए सब्सटेंस नए प्रॉपर्टी के साथ उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोडक्ट के नाम से जानेंगे। बात समझ में आया? क्लियर है ये चीज? जैसे कि सपोज दैट हम लोग मैग्नीशियम रिबन को हीट करेंगे या बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर। किसको? मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम रिबन को क्या करेंगे? हीट करेंगे, बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा? हीट थोड़ा सा हम लोग करेंगे, क्या करेंगे? हीट करेंगे, लिख देते हैं हीट करेंगे। ठीक है, मैग्नीशियम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी पढ़े हैं कि इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं? हीट करते हैं। बात समझ में आया? मैग्नीशियम को। और फिर जो है ये क्या बन जाता है? MgO बन जाता है। MgO 2MgO, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कैसे होगा वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो ये जो 2MgO यहाँ पे बन रहा है तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट। क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट। और ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। ये आपका क्या होगा? रिएक्टेंट। ये आपका क्या होगा? रिएक्टेंट। और ये वाला आपका क्या होगा? प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? ये वाला क्या होगा? रिएक्टेंट और ये वाला क्या होगा? प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, द सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट एंड द कह सकते हैं कि जो रिजल्ट होगा, ठीक है, आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हाट वी गेट दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जो अपने को मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि ये Mg+O2 क्या बना? MgO। और ये MgO क्या हो जाएगा? आपका प्रोडक्ट होगा। और ये MgO और प्लस O2 जो क्या कहलाएगा? वो रिएक्टेंट कहलाएगा। बात समझ में आया? तो केमिकल रिएक्शंस बहुत सारे आपको देखने को अपने जो हैं वो डेली लाइफ में भी मिल सकते हैं। ठीक है, अपने डेली लाइफ में भी कई सारे केमिकल रिएक्शंस जो है मिल सकते हैं। और बात ध्यान में रखना है, एक चीज आपको इंपॉर्टेंट बात है इस मैग्नीशियम को लेकर के कि मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बर्न करेंगे। मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को, रिबन को हम लोग क्या करेंगे? बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो जल्दी स्टार्टिंग में हीट करेंगे, ठीक है, बर्न करेंगे, बर्न करेंगे तो क्या मिलता है? MgO मिलता है। ये बात सही है, लेकिन एक पॉइंट और भी है यहाँ पे कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम लोग को सैंड पेपर से उसको साफ करना पड़ता है, तब जाकर के हम लोग उसको बर्न करते हैं तो बड़ा ही ब्राइट कलर का लाइट उसमें से प्रोड्यूस होगा। ठीक है, बड़ा ही मतलब कि आंख उस समय आपको अजीब सा देखने में लगेगा, जैसे वेल्डिंग होता है ना उस समय जो एकदम व्हाइट कलर जो बनता है वही उसी तरीके का व्हाइट कलर आपको देखने को मिलेगा। तो बात कुछ ऐसा है कि मैग्नीशियम रिबन को जो है वो जलाने से पहले जो है उसको हम लोग सैंड पेपर से साफ इसीलिए करते हैं क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में आने से उसके ऊपर में एक ऑक्साइड का फिल्म जो है वो जमा हो जाता है, एक परत जो है मैग्नीशियम के ऊपर जमा हो जाता है, जिसके कारण वो आसानी से जल नहीं पाता है। और आसानी से जल नहीं पाता है तो उसको अच्छे तरीके से वो जल सके, जिसके लिए उस रिबन को अपने को सैंड पेपर से क्या करना पड़ता है? साफ करना पड़ता है। इस टाइप का कुछ उसका रिबन आपको रहेगा मैग्नीशियम का। ठीक है, मैग्नीशियम का तो सैंड पेपर एक हल्का हल्का फिल्म जो है उसके ऊपर जल जाता है, और वो फिल्म किसका रहेगा? MgO का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फिल्म जमा हो जाता है, जिसको हम लोग सैंड पेपर से क्या करते हैं? साफ करते हैं। और साफ करने के बाद फर्दर फिर हम लोग इसको बर्न करते हैं इस रिबन को। इज दैट क्लियर? तो ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाने से पहले, बर्न करने से पहले सैंड पेपर से साफ करते हैं, ऐसा क्यों? ये बोर्ड में लिखने हो सकता है, एक आध मार्क्स के लिए दे दे। और यदि MCQ का यदि हम बात करें तो क्या कर सकता है? वो आपको ऐसा भी दे सकता है, रीजन लिख देगा, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस। बात समझ में आया? तो ये चीज ध्यान में रखेंगे।
ठीक है। उसी प्रकार से यदि हम कुछ और इसके बारे में बात करें, जैसे कि केमिकल रिएक्शन जो अपने को डेली लाइफ में देखने को मिलता है वो क्या, जैसे कि सॉरिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारे खाना जो पचता है वो भी एक तरह का क्या है, केमिकल रिएक्शन ही है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ क्या है, आयरन, केमिकल रिएक्शन होता है। बर्निंग ऑफ फ्यूल, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जो है हमारे डेली लाइफ में जो है वो केमिकल रिएक्शंस ही आपको देखने को मिलते हैं। बात समझ में आया, जो हमारे डेली लाइफ के में फिर कर्ड का बनना, ठीक है, ये सारा मिल्क टू कर्ड बनना, ये सारा कुछ आपका क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस ही माने जाएंगे, केमिकल रिएक्शंस ही होते हैं, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस में कुछ चीजों में चेंज आता है, कुछ चीजों में चेंज आता है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो अब क्या देखेंगे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ठीक है, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या है, कहने का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन होने के दौरान कई बार उसमें कई तरीके के चेंज देखे जाते हैं, तो वो जो चेंज है वो कितने तरह के चेंज होते हैं, क्या क्या चेंज हो सकते हैं, वो चीज अपने को यहाँ पे देखना है। जैसे कि आपको क्या मिल सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई भी केमिकल रिएक्शन के दौरान गैस निकलता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या मिल सकता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट अवक्षेप, कहने का मतलब है कि जैसे कि कोई सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या हुआ, हम या फिर कोई हम लिक्विड, लिक्विड अपना क्या है, कोई केमिकल है लिक्विड फॉर्म में है, और ऊपर से हम कोई दूसरा केमिकल बी मिलाएं, केमिकल ए में क्या मिला दी, केमिकल बी, तो केमिकल ए और केमिकल बी के रिएक्शंस होने के बाद उसमें एक अलग तरीके का प्रेसिपिटेट देखते होंगे, कभी कभी पानी को आप गर्म करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं प्रेसिपिटेट को समझने के लिए, पानी को बहुत ज्यादा यदि हम हीट बॉईल कर देंगे, थोड़ा देर के बाद हम उसको छोड़ देंगे तो बर्तन के नीचे जो है ना वो एक सेटल डाउन हो जाएगा, एक पाउडर्ड फॉर्म तरह का कुछ, ठीक है। तो वैसा ही टाइप का प्रेसिपिटेट केमिकल रिएक्शन के दौरान भी आपको देखने के मिलता है। कई सारा प्रेसिपिटेट तो केमिकल रिएक्शन करवाने के तुरंत ही जो है वो तुरंत प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर देता है, येलो प्रेसिपिटेट का, ग्रीन प्रेसिपिटेट का, एकदम बड़ा ही अनोखा आपको देखने में लगेगा, बड़ा मजेदार ही आपको देखने को लगेगा, ठीक है। तो यही क्या है, प्रेसिपिटेट, क्या बोले, या तो किस चीज का फॉर्मेशन कर दे, गैस निकलने लग जाए, ठीक है, या तो क्या करने लग जाए हम, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर दे, या फिर क्या हो जाए, चेंज इन कलर हो जाए, ठीक है, यानी कि कलर का चेंज हो जाए, पहले ब्लू कलर का था पिंक हो जाए, या पर्पल था कलरलेस हो जाए, एक्सेट्रा, ये आपको देखने को मिल सकता है। या फिर चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, केमिकल रिएक्शन जब हम लोग करवा दिए ए के साथ बी का, तो जो टेम्परेचर था जिस टेस्ट ट्यूब में मान ले करवा रहे हैं, पूरा हीट वो पूरा हो गया, बहुत ज्यादा हीट बाहर निकलने लगा, जो टेस्ट ट्यूब है पूरा गर्म हो गया, कई बार टेस्ट ट्यूब फूट भी जाता है जब हीट जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में बाहर निकलने लगता है तब। या फिर बहुत ज्यादा वो ठंडा हो जाए, तो ठंडा होने एटनॉर्मल टेम्परेचर से भी काफी ज्यादा वो कूल हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हीट जो है उसको बाहर से हमने को देना पड़ गया, वैसा भी देखने को मिलता है, जिसको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक, ये चीज हो गया। या फिर आपका क्या हो गया, चेंज इन स्टेट, स्टेट में आपको चेंज देखने को मिला, यानी कि कहने का मतलब है कोई लिक्विड था गैसियस हो गया, गैसियस था लिक्विड हो गया, या फिर लिक्विड से डायरेक्ट सॉलिड हो गया, सॉलिड से गैस हो गया, इस तरीके से स्टेट में क्या मिले, चेंजेस मिले, ठीक है। तो क्या क्या चीज आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, करेक्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, क्या पहला मिल रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। दूसरा आपको देखने को मिल रहा है क्या, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट मतलब अवक्षेप हिंदी में उसको कहते हैं, ठीक। तीसरा जो हम बताएं वो क्या बताएं, फॉर्मेशन ऑफ चेंज इन कलर, ठीक है, चेंज इन कलर, ठीक है। चौथा
चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। पांचवा, ठीक है, पांचवा क्या बोले, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। इन चीजों में चेंजेस यदि मिल रहा है तो वो केमिकल रिएक्शंस हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस है। बात समझ में आया, उसको क्या कह सकते हैं कि वो चीज केमिकल रिएक्शंस है। अब देखेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में। कुछ केमिकल रिएक्शंस आपको बता रहे हैं जिसमें आपको क्या मिलेगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलता हुआ देखने को मिलेगा। बात समझ में आया। तो यदि हम क्या ले ले कि हम ले लें, एक बीकर ले लें और उसमें ले लें ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये आपका मान लेते हैं बीकर है, बीकर है, ठीक है, ये आपका बीकर है। ठीक है, ऐसा कुछ है। और इसमें क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है ये, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होने के बाद, ठीक है, इसमें हम डाल दिए जिंक ग्रेनुअल्स, जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा। ठीक है, क्या डाल दिए, छोटा 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 जिंक ग्रेनुअल्स। ठीक है, जिंक ग्रेनुअल्स, जिंक ग्रेनुअल्स यानी जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा। तो इसमें से क्या देखने को मिलता है, इसमें से देखने को मिलता है H2 गैस जो है वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि जिंक का रिएक्शन H2SO4 के साथ हो जाता है, ठीक है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके साथ होने के बाद ZnSO4 जो है वो धीरे धीरे, या फिर हम यूं कहें अभी स्टार्टिंग में आपको समझने के लिए कि H2 गैस जो है उसमें से बाहर निकलता हुआ आपको नजर आता है। ठीक है, H2 गैस जो है वो आपको बाहर निकलता हुआ नजर आता है। और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, अब यहाँ पे क्या निकल रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। तो ये चीज क्या हो गया, केमिकल रिएक्शंस। ये चीज किसमें आपको पढ़ने को क्या हो जाएगा, ये केमिकल रिएक्शंस ये कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, दूसरा यदि हम एक एग्जांपल ले लें तो केमिकल रिएक्शन, यदि सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालें, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, Na2CO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट को, सोडियम कार्बोनेट को यदि हम किस में डाल दें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो यहां से कौन सा गैस निकलेगा, यहां से निकलेगा CO2 गैस। यहां से जो है वो कौन सा निकल जाएगा, CO2 गैस। ठीक, यहाँ पे कौन सा था, सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4, और ये क्या था, जिंक था, ये क्या था, जिंक। तो यहाँ से बाहर कौन निकल गया, H2, बाहर कौन निकल गया, H2। और यहाँ Na2CO4 एसिड वाला पार्ट, यहाँ से बाहर CO3 है ना, उससे बाहर आपको कौन निकल जाएगा, CO2। यस, यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड आपको गैस जो है वो बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। बात समझ में आया, क्लियर है ये। ठीक है, इवन आप मैग्नीशियम को, ठीक है, मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाइएगा डाइल्यूट एसिड के साथ। ठीक है, मैग्नीशियम का रिएक्शन, Mg का, Mg का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ, तो आपको क्या बाहर निकलता हुआ नजर आएगा, H2 गैस। क्या नजर आता हुआ, निकलता हुआ नजर आएगा, H2 गैस। बात समझ में आया, H2 गैस आपको। तो यहाँ पे ये जो तीन एग्जाम्पल दिए हैं, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, तीनों में आपको कोई ना कोई जो गैस है वो बाहर निकलते हुए नजर आ रहा है, और यही पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये चीज क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शंस में आएंगे। ठीक है, दूसरा जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, और छेप का बनना, दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। ठीक है, ये क्या बोले हम, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट का बनना। और ये वाला जो चीज है ना, प्रेसिपिटेट का बनना, रंग का बदल जाना, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आगे भी जब लोग हायर सेक्शन में जाएंगे तो ये देखने को मिलता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा ये आपका पार्ट रहता है। ठीक, तो जैसे ही यदि हम प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन के बारे में बोले तो एक एग्जाम्पल यदि हम ले, कौन सा, तो जब हम लोग पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन में ऐड करते हैं लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन,
पोटासियम नाइट्रेट, ठीक है, पोटासियम नाइट्रेट में, पोटासियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन यदि हम लेते हैं और उसमें ऐड करते हैं लीड, ठीक है, किसका ऐड करेंगे हम लोग, लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन, ठीक है, किसका ऐड करेंगे हम लोग, लीड नाइट्रेट ऐड कर देंगे, लीड नाइट्रेट, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। पोटासियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन में ऐड कर देंगे हम लोग कौन सा, मान लेते हैं ये आपका क्या रहेगा, इसमें पहले से क्या रहेगा, पोटासियम नाइट्रेट ये वाला रहेगा, और यदि ऊपर से यदि हम ऐड कर देंगे तो इसका कलर बड़ा ही चेंज होगा तुरंत, और ये कौन से कलर का हो जाएगा, येलो कलर का, येलो कलर पीपीटी फॉर्म्ड करेगा, ठीक है, फॉर्म्ड। तो ये ध्यान में रखना है कि पोटासियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन यदि हम लीड लिए हुए हैं बीकर में, और साथ ही साथ क्या मिला दे, लीड नाइट्रेट यदि हम मिला दे तो उसके कलर में चेंज आ जाता है और वो येलो कलर का आपको तुरंत नजर आने लगेगा, ठीक है, येलो कलर नजर आने लगेगा, और जो कि जो पहले जो था सॉल्यूशन जो था वो क्या था, लीड नाइट्रेट का जो था वो सॉल्यूशन कलरलेस हुआ करता था, ठीक है, और जैसे ही हम पोटासियम आयोडाइड उसके साथ मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बात वही येलो कलर में चेंज हो जाएगा। दूसरा यदि हम एग्जांपल देखें तो जब हम लोग बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं बेरियम सल्फेट के साथ, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेंगे बेरियम सल्फेट के साथ, बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाएंगे बेरियम सल्फेट के साथ, तब ये कैसा प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन करता है, व्हाइट पीपीटी। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स में केवल ये बता रहे हैं कि ऐसा होता है, लेकिन कैसे होता है, इसका केमिकल रिएक्शंस क्या है, इक्वेशंस क्या है, उसको बैलेंस कैसे करेंगे, वो फर्दर हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है, वो ये सारा चीज जानना है इस चैप्टर में पूरा, कि पोटेशियम नाइट्रेट का इसके साथ होगा तो क्या हो रहा है, जब इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, सारे चीजें जिस तरीके से इक्वेशन लिखा जाता है केमिकल रिएक्शन का, जैसे H2 + 2H2, ठीक है, क्या बनता है आपका 2H2O, सॉरी 2H2 + O2 क्या बन जाता है 2H2O, तो ये वाटर बन गया। उसी तरीके से सारे जो रिएक्शंस हम लोग लिखते हैं C + O2 CO2, ठीक है, एकदम छोटा छोटा बेसिक बेसिक सा चीज। तो यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में आपको सारा कुछ एक एक रिएक्शंस का इक्वेशंस जो है वो लिख करके बताया जाएगा, और बताया जाएगा कि ये किस तरीके से बन रहा है और किस तरीके से इसको बैलेंस करना है। जो मेन इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का मकसद है वो बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस होता है, और साथ ही साथ कितने टाइप्स के रिएक्शंस और रिएक्शन करवाने पे उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या मिल रहा है वो जानना होता है, ठीक है। आगे यहाँ पे दो एग्जांपल आपको हम दिए, ये वाला और ये वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट, ठीक है, ए और बी, आगे फिर से ये आने वाला है तो ध्यान में रखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट जो हम लोग है वो देख लिए। अब ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं चेंज इन कलर, ठीक है, क्या देखने वाले हैं, चेंज इन कलर। तीसरा जो है आपका वो क्या है, चेंज इन कलर, ठीक है, चेंज इन कलर, कलर में चेंज आना, ये वाला भी चीज इंपॉर्टेंट है, ये खास करके जो इंपॉर्टेंट है। तो एग्जांपल के तौर पे यदि हम ले तो साइट्रिक एसिड का रिएक्शन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ यदि हम करें, साइट्रिक एसिड का रिएक्शन, ठीक है, साइट्रिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, पोटेशियम, ठीक है, परमैंगनेट के साथ, ठीक है, सारा का फॉर्मूला के साथ हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी केवल लैंग्वेज हम आपको बता रहे हैं, जब आएगा आगे तब हम लोग देखेंगे। साइट्रिक एसिड का रिएक्शन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जब हम लोग करते हैं तो जो पोटेशियम परमैंगनेट जो होगा कैसा कलर का, पर्पल कलर का, ठीक है, पर्पल कलर का जो ये रहता है, इसका कलर कैसा रहता है, पर्पल, ठीक है, पर्पल कलर का जो रहता है वो डिसअपियर हो जाता है, ये हो जाता है कलरलेस, कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, यानी कि जो सॉल्यूशन रहेगा वो कलरलेस, सॉल्यूशन का कलरलेस होना वो अलग है, वो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखना, प्रेसिपिटेट अलग चीज हो गया, ठीक है। जैसे हम बताए नहीं कि पानी जब गर्म करते हैं उसको ठंडा करने छोड़ दीजिए तो एक सेटल डाउन जब एक होता है, एक छोटा छोटा आपको पाउडर के फॉर्म में मिलेगा, दैट इज कॉल्ड जो है वो प्रेसिपिटेट कहलाएगा। कई बार प्रेसिपिटेट सॉल्युबल भी होते हैं, कई बार जनरली जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक।
और ये क्या होगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है, जब ये पर्पल कलर का था, साइट्रिक एसिड इसमें मिला दिए, ये पर्पल कलर जो है वो किसमें, ओवरऑल सॉल्यूशन जो आपको मिलेगा वो कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, कलरलेस हो जाएगा। एक ये हो गया। और दूसरा जो है, आपको ये भी देखने को मिलेगा कि केमिकल रिएक्शन, यदि हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, पोटासियम डाइक्रोमेट लिए हुए हैं, पोटासियम डाइक्रोमेट, क्या बोले हम, पोटासियम डाइक्रोमेट, पोटासियम डाइक्रोमेट, और पोटासियम डाइक्रोमेट में कौन सा गैस पास करवा दिए, SO2 गैस। SO2 गैस जब हम लोग पास करवाएंगे, ठीक है, क्या बोले हम कि केमिकल रिएक्शंस बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन, ठीक है, क्या कर देगा ये, ऑरेंज से ग्रीन कर देगा। इसका कलर कैसा रहता, ऑरेंज, ऑरेंज कलर का ये होगा पोटासियम डाइक्रोमेट। और जब पास करवाएंगे तो ये किस तरीके का हो जाएगा, ग्रीन कलर का ये देखने को मिलता है। किस तरीके का देखने को मिलता है, ग्रीन। तो ये जो कलर में चेंजेस आ रहा है, सॉल्यूशन का जो कलर रहेगा, तो पूरा सॉल्यूशन जो है वो कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। कई बार देखते होंगे आप, बच्चे होंगे और थोड़े छोटे होंगे, तो गांव वगैरह में जादू दिखाने वाला आता है, बोलता है ये देखो जादू, इस पानी का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। थोड़ा देर बाद कुछ उसमें एक पानी को, दोनों व्हाइट व्हाइट लिक्विड रहेगा, दोनों को जब इसमें डाल देगा तो येलो कलर निकल जाएगा या ग्रीन कलर आ जाएगा या कुछ वैसा नजर आने लगेगा, ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि देखो नया जादू देखो, ठीक है, लेकिन वो जादू नहीं रहता, वो क्या रहता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि आपको सामान्य तौर पे देखने को मिलते हैं। बात समझ में आया। तो ये अपना अपना जो है वो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स जो था वो केमिकल रिएक्शंस का था। चौथा की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर, ठीक है। फोर्थ नंबर जो है वो हम लोग क्या बोले थे, किसके बारे में देखे थे हम लोग, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। फोर्थ जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर में क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जिस जिस बीकर में हम लोग करवा रहे हैं या जिस चीज में हम लोग करवा रहे हैं, उस केमिकल रिएक्शन के बाद उसका टेम्परेचर अचानक से पूरा बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, या फिर अचानक से आपको एकदम घटता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो इस प्रकार के केमिकल रिएक्शंस को हम लोग इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। और वैसा रिएक्शन जिसमें ये दोनों चीज हो, ठीक है, उस रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। खैर वो सब आगे, ठीक है। बात समझ में आया। तो क्या बोले हम कि चेंज इन केमिकल रिएक्शन, जैसे कि क्विक लाइम, ठीक है, क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम। जैसे ये बीकर है, उसमें क्या ले लिए हैं, क्विक लाइम, क्या ले लिए हैं, क्विक लाइम, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये कैल्शियम ऑक्साइड में क्या डाल देंगे, वाटर। ये कैल्शियम ऑक्साइड में क्या डाल देंगे, वाटर। और वाटर डालने के बाद बहुत ही स्पीड से हीट निकलने लगता है, पानी भी खोलने लग जाता है, पानी भी बॉईल होने लग जाएगा, ऐसा आपको नजर आएगा। तो ये क्या कर रहा है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में हीट जो है इससे बाहर निकल रहा, बाहर क्या निकलेगा, हीट। और बाहर क्या निकल रहा, हीट। और ये सिस्टम से, इस सिस्टम से जहां पे केमिकल रिएक्शन ये हो रहा है, ठीक है, उस सिस्टम से जब हीट बाहर निकल रहा है, यानी कि क्या, इस ये हीट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो इस प्रकार का रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक है, जहां पे हीट बाहर निकले, ठीक है। और जहां हीट यानी कि ठंडा हो रहा है या हीट हमको देना पड़ रहा है, वैसे रिएक्शन को हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। किस रिएक्शन के नाम से जानते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ये एग्जांपल आपका किसका हो गया, एक्सोथर्मिक का। ये एग्जांपल किसका है, एक्सोथर्मिक का। इंडोथर्मिक का यदि हम बात करें, ठीक है, तो जब हम लोग जिंक ग्रेनुअल्स का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं, ठीक है, तो वहां भी टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, किसका, जिंक का रिएक्शन, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ, तो यहाँ भी हीट जो है वो बढ़ता है, हीट बढ़ता है, तो वो भी क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। लेकिन लेकिन यदि हम लोग केमिकल रिएक्शन करवाएं बेरियम हाइड्रोक्साइड का एमोनियम क्लोराइड के साथ, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किसके साथ करवाना है, एमोनियम क्लोराइड के साथ, NH4Cl,
एमोनियम क्लोराइड के साथ, इसके साथ यदि हम करवाएंगे तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा? बेरियम क्लोराइड, एमोनिया और वाटर। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है, एमोनिया और प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। और साथ ही साथ आपको ये जो बनेगा ना, ये काफी ठंडा बनता है, कूल होगा। तो ठंडा होने का क्या मतलब है कि हीट जो है इसमें क्या हो गया, एब्जॉर्ब कर लिया। हीट जो भी था केमिकल रिएक्शन के द्वारा या फिर नॉर्मल जो था वो भी उसको भी क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। और जब हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो उस रिएक्शन को क्या बोले हम, हीट एब्जॉर्ब। और हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उस रिएक्शन को हम लोग इंडो थार्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोथार्मिक रिएक्शन कहते हैं उस रिएक्शन को। ठीक है, क्या बोलेंगे? इंडोथार्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है? और जहां पे हीट बाहर निकल रहा है उसको क्या करते हैं, जो इवॉल्व हो रहा है, हीट इवॉल्व, जहां हीट इवॉल्व हो रहा है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये चेंज इन जो टेम्परेचर है उसके 3 एग्जांपल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद क्या आएगा? चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट में क्या है? सिंपल सा वैक्स से कैंडल है, उसको यदि हम जलाते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ चेंज इन स्टेट। ठीक है, स्टेट में चेंज जो होता है ये भी एक केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं पांचों, वो काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये चैप्टर का शुरुआत था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, ये केमिकल इक्वेशंस किसको कहते हैं? ये तो केमिकल रिएक्शंस हो गए, और ये उसके जो क्या क्या होंगे उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसके बारे में हम देखें। ठीक है, अब देखते हैं केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस बेसिकली क्या होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग लिखते हैं ना कि दिस रिएक्ट्स विद दिस एंड फॉर्म दिस, सपोज दैट ऐसे ए का रिएक्शन बी के साथ हो रहा है और क्या बन रहा है, वो सी बन रहा है। तो ये जो पूरे प्रोसेस को यदि हम फॉर्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर एक हम सिंबल के थ्रू जब हम रिप्रेजेंट करेंगे इस पूरे रिएक्शंस को, तो उसी चीज को हम लोग केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस बाय द फॉर्मूला और क्या सिंबल, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशंस। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशंस कहेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? देख लेंगे सारा कुछ जो है एक एक करके क्लियर करेंगे। तो क्या बोलेंगे, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे, द मेथड, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल reaction with the help of, with the help of symbol और, ठीक है, फॉर्मूला, फॉर्मूला is called, is called केमिकल इक्वेशन। उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे कि जिंक मेटल रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे जिंक metal reacts with sulfuric acid, and it forms, it forms, क्या फॉर्म करता है, तो जिंक, सॉरी, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये तो पूरा लैंग्वेज में लिख दी, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका जिंक, जिंक मेटल, जिंक मेटल प्लस रिएक्शन किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, बन क्या रहा है, जिंक सल्फेट,
जिंक सल्फेट और साथ ही साथ क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो ये जो है जिंक, ये पूरा लैंग्वेज में रहा, इसको हम लोग ऐसे लिखे, लेकिन ये केमिकल इक्वेशंस नहीं हुआ, ये केमिकल इक्वेशंस नहीं हुआ। अच्छा, दोनों को अलग, जब दो का रिएक्शन हो रहा है तो बीच में प्लस का साइन देते हैं, और प्रोडक्ट लिखने के लिए बीच में हम लोग क्या देते हैं, एरो का साइन देते हैं, ठीक है। अब अब जैसे इसको हम यदि इस प्रकार से लिखते हैं, जिंक का सिंबल क्या हो जाता है, Zn, पढ़े है ना, Zn, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, क्या है, H2SO4, और रिएक्शन होने के बाद क्या हो जाए, ZnSO4 और प्लस H2। तो इन सारी चीजों को जो इस तरीके से लिखा हुआ उसको फॉर्मूला में, ठीक है, सॉरी फॉर्मूला में और सिंबल में, ठीक है, फॉर्मूला में या फिर सिंबल में जब हम लोग रिप्रेजेंटेशन करें, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। तो यही आपका क्या है, केमिकल इक्वेशंस। और अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल बैलेंसिंग करना, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगले क्लास में हम लोग वो देखेंगे, तो इसको रिवीजन करके आना है। तो अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।